हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईवी बायोलॉजी क्लासेस। हम एक्रोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चिन के केस में बात करेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं इन केस ऑफ सैकोग्लाइसिस, और जो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया है। इसमें मेनली हम बात करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन इन केस ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन के केस में एक्रोसोमल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो सी अर्चिन के केस में जो ये रिएक्शन है, ये एक्चुअल में सेकंड इंटरेक्शन होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकंड इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, स्पर्म एंड एग जेली। एग के बाहर में एग जेली प्रेजेंट होगी, कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है एग जेली, जेली लाइक। It is the second interaction between sperm and egg jelly of egg which result into acrosomal reaction. Which result into acrosomal reaction कि जो स्पर्म है और एग जेली है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होंगी। मोस्टली जो मैराइन इनवर्टिब्रेट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन मोस्ट ऑफ द मैराइन इनवर्टिब्रेट, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे एक्रोसोमल रिएक्शन के? फर्स्ट कंपोनेंट इज द फ्यूजन ऑफ, किस किस का फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। फ्यूज़न ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा इसमें कि एक्चुअल में एक्सोसाइटोसिस होगी। एक एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी जिसके रिजल्ट की वजह से जो एक्रोसोमल वेसिकल है उसका कंटेंट बाहर रिलीज़ किया जाएगा। इस वाले कंपोनेंट में मेनली ये चीज़ होगी। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। दो चीज़ें होंगी मेनली। एक्रोसोमल रिएक्शन सी अर्चिन के केस में कब शुरू होगी? ये इनिशिएट होती है बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ, जैसे ही स्पर्म है एग जेली के कॉन्टैक्ट में आया वैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो गई। ये शुरू होने के बाद क्या होगा? इसके इनिशिएशन के बाद में क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट है वो कोज करवाएगा, क्या कोज करवाएगा? एक्सोसाइटोसिस। किसका? स्पर्म्स एक्रोसोमल वेसिकल का। और जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उनका क्या होगा? रिलीज होगा। कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और जो प्रोटियोसोम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटियोसोम, वो रिलीज़ किए जाएंगे। और ये क्या करेंगे कि एग जेली के थ्रू जो पाथ है एग मेम्ब्रेन तक पहुंचने का, उस पाथ को ये क्या करेंगे? उस पाथ के बीच में जो भी कंटेंट आएगा, जो भी प्रोटीन या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, उसको क्या करते जाएंगे? ये डाइजेस्ट करते जाएंगे। डाइजेस्टिव पार्ट थ्रू जेली कोट टू एग सरफेस। एक बार जो स्पर्म है इस एग सरफेस तक पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो एक्रोसोमल प्रोसेस है वो क्या होगी? चिपक जाएगी। किससे? वाइटलाइन में एनवेलप से। कि एक बार जैसे ही इसने जेली कोट है, जो बाहर वाली सबसे आउटर वाला जो जेली लेयर है, उसको क्रॉस किया, उसको क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि ये किसके कांटेक्ट में आएगा? अब वाइटलाइन एनवेलप के कांटेक्ट में आएगा। और अब जो स्पर्म है वो स्पर्म अटैच हो जाएगा एग के साथ में। जो स्पर्म है वो किसके साथ में अटैच हो जाएगा? एग के साथ में अटैच हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि ये सेकंड इंटरेक्शन है किसके बीच में है, स्पर्म एंड जेली कोट के बीच में है, जिसकी वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन होगी सी अर्चिन के केस में। मोस्ट ऑफ द मैराइन इन्वर्टिब्रेट के अंदर ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। फर्स्ट वाले कंपोनेंट में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में इसमें जो एक एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी जिसकी वजह से जो एक्रोसोम वेसिकल का कंटेंट है वो बाहर रिलीज किया जाएगा। दूसरे में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। फिर जो इनिशिएशन है, जैसे ही जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आया, एग जेली के, ये कॉज करेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एंड प्रोटियोसोम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटियोसोम। ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे ए पाथ थ्रू जेली कोट टू एग सरफेस। वंस ए स्पर्म reach the egg surface, the acrosomal process adhere to vitelline envelope and attach sperm to egg। एग के साथ स्पर्म अटैच होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोटियोसोम है, जो प्रोटियोसोम रिलीज किया गया था एक्रोसोम से, वो एक्रोसोमल प्रोसेस को कोट कर लेगा, मतलब उसके चारों ओर चिपक जाएगा, उसको ढक देगा। और इसके कोट करने की वजह से, जैसे एक्रोसोमल प्रोसेस है, इसके चारों ओर क्या हो गए, ये आ गए प्रोटियोसोम। ये प्रोटियोसोम आ गए। जो ये प्रोटियोसोम है ये अलाउ करेंगे, मतलब ये हेल्प करेंगे टू डाइजेस्ट दिस वाइटलाइन एनवेलप की, जिसके ये अभी कांटेक्ट में आए हैं ना, उस वाइटलाइन एनवेलप को डाइजेस्ट करने में ये प्रोटियोसोम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। और आगे फिर जैसे ही जो प्रोटियोसोम हेल्प करेंगे वाइटलाइन एनवेलप को डाइजेस्ट करने में, जैसे ही ये डाइजेस्ट होगी, जो स्पर्म है वो आगे किसकी ओर प्रोसीड करेगा, स्पर्म प्रोसीड करेगा आगे एग की ओर प्रोसीड करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन है वो अभी मैंने बताया कि एग जेली के कांटेक्ट में आने की वजह से, यहाँ बताया था कि एग जेली के कांटेक्ट में आने की वजह से इनिशिएट हुआ था। तो ये क्या है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन है। क्या है ये, स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन है एक्चुअल में ये, कि क्या स्पीसीज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स शुगर है एग जेली के अंदर, एक स्पीसीज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है, और इसके ऊपर सल्फेट है, और उस सल्फेट के अंदर क्या कंटेन है, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो जो ये वाली चीज़ है ये क्या है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन है। इसकी वजह से ये किससे बाइंड होगा, ये सिर्फ एक्रोसोमल वेसिकल के जस्ट ऊपर जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इस सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, इस शुगर के क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। और ये कहाँ है, ये एग जेली के ऊपर है। तो एग जेली के ऊपर जो ये सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है ये कहाँ बाइंड होते हैं, कि जो एक्रोसोमल वेसिकल है वहाँ उसके जस्ट ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एग की मेम्ब्रेन पे। इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से इनिशिएशन होगा, कौन, एक्रोसोमल रिएक्शन का इनिशिएशन होगा। इतनी बात आई है समझ में। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगी, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी भी आ रही है। स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन का भी हमें पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जो एग जेली है वो पर्टिकुलर स्पर्म उसी स्पीसीज के स्पर्म के साथ यहाँ पर बाइंडिंग होगी इस सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड की, जो कि उसी स्पीसीज के एग जेली के ऊपर प्रेजेंट है। जो एग जेली फैक्टर है जो कि इनिशिएट करवाता है एक्रोसोमल रिएक्शन को, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं हर एक स्पीसीज के लिए। एग जेली के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो
इनफैक्ट जो सी अर्चिन है उसकी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में भी चेंज होते हैं। जैसे एक स्पीसीज के सी अर्चिन का जो एग जेली है वो दूसरे स्पीसीज के सी अर्चिन के एग जेल वो स्पर्म को एक्टिवेट नहीं करवा सकता, चाहे वो कितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्यों ना हो, कि भाई कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टर सेम है, इस एंसेस्टर से दो स्पीसीज निकली है, तो इनमें जो स्पर्म और एग जेली की रिएक्शन है वो हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस स्पीसीज का जो एग जेली है उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसी स्पीसीज के जो स्पर्म है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है उसके साथ ही बाइंड होंगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरी स्पीसीज के स्पर्म के एग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे बात करें इसके बारे में, तो जो एक्टिवेशन है क्रोमोसोमल रिएक्शन का वो एक इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन बैरियर की तरह, कि ये क्या नहीं करने देता? इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा। पर्टिकुलर स्पीसीज का ही, एक स्पेसिफिक स्पीसीज का ही जो एग है वो उसी स्पीसीज के स्पर्म के साथ क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। ये कब इम्पोर्टेंट है भाई? एक्वेटिक मीडियम के अंदर क्या है, बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे ये क्या है? एक्वेटिक मीडियम है। इस मीडियम के अंदर मान लो कि 3 स्पीसीज रह रही हैं सी अर्चिन की, उन 3 स्पीसीज के स्पर्म रिलीज हुए और उनके एग प्रेजेंट है। ये पर्टिकुलर स्पीसीज है 1 2 3, ये 1 2 3, तो फर्स्ट वाली इंटरेक्ट करेगी फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ। ये चीज़ जो ये स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन न्यूमरस स्पीसीज इनहैबिट द सेम हैबिटेट, कि एक सेम हैबिट के अंदर, हैबिटेट के अंदर, एक सेम एक्वेटिक मीडियम के अंदर, एक सेम ओशियन के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज रह रही हैं और उनका स्पॉनिंग सीजन है वो ओवरलैप करता है, मतलब वो सेम है, कि जैसे ऑटम सीजन के अंदर आते ही ये तीनों स्पीसीज एग और स्पर्म को रिलीज करेंगी। अगर ये फर्स्ट वाली स्पीसीज का जो स्पर्म है वो सेकंड वाली के एग जेली से कांटेक्ट करेगा और वो फर्दर फर्टिलाइजेशन करवा देगा, तो वो फिर एक हाइब्रिड टाइप का बन जाएगा। तो इस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए कि एक स्पीसीज का स्पर्म है वो दूसरी स्पीसीज के ओवम को ना फर्टिलाइज करे, ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक इंडक्शन है जिसके थ्रू प्रिवेंट किया जाएगा इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन को। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं कि ये दो स्पीसीज के बीच में इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन का एक बैरियर का टाइप है। तो इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैं बना कर दिखाती हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में बना देना कि ये तो है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से ऐसे एक्रोसोम है, ये नीचे ग्लोबुलर एक्टिन है, यहाँ पर ये बाइंडीन है, यहाँ पर ये लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं और बाहर ये स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से। अब ये है ए स्टेप। बी स्टेप में क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है और ये क्या हो गया? एक्रोसोमल वेसिकल। क्या हो गया? एक्रोसोम का ब्रस्ट हो गया, ये इस तरीके से बाइंडीन है और ये बाहर लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होने लग गए और जो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, वो स्पर्म की मेम्ब्रेन इस तरीके से आ जाएगी। इससे आगे क्या होगा? सी स्टेप में क्या होगा कि ये एक्रोसोमल एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दिए गए। ब्लैक कलर में दिखाती हूँ,
ये एक्रोसोमल एंजाइम्स ऐसे बाहर रिलीज कर दिए गए। और जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये अंदर की साइड में इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये वही बाइंडिंग ग्लोबुलर एक्टिन, ये इधर ये बाइंडिंग। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन का डायग्राम है ए से सी तक। ए से सी तक ये क्या शो कर रहा है कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जस्ट डायरेक्टली ये क्या है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये सीधे स्पर्म मेम्ब्रेन के नीचे लाई कर रही है। जब क्या करेंगे, इन दोनों का फ्यूज़न होगा एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर और ये वेसिकल फट जाएगा। फटने के बाद इसमें से क्या रिलीज़ होगा, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ किए जाएंगे एक्रोसोमल वेसिकल में से। तो जो कंटेंट है वेसिकल का वो बाहर निकल जाएगा। मेनली ये सी तक ये है। और डी वाले में एक डायग्राम और क्या है आगे, डी है, उसमें हम क्या देखेंगे कि ये न्यूक्लियस, ये इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट किसकी फॉर्मेशन करवाएंगे, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करवाएंगे। कौन, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। ये क्या है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है। इसके ऊपर फॉर्मेशन किसकी होगी, ये क्या बन गया, ट्यूब्यूल, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। और इस एक्रोसोमल ट्यूब्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है बाइंडीन। और इस बाइंडीन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, एग मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर बाइंडीन। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इस वाले डी वाले में, कि जो एक्टिन मॉलिक्यूल है वो असेंबल होके एक माइक्रोफिलामेंट बना दिया। और इस माइक्रोफिलामेंट के बाहर निकलने की वजह से जो स्पर्म की मेम्ब्रेन थी वो बाहर की ओर एक्सपोज हुई और उसके ऊपर जो बाइंडिंग्स थे वो बाहर की ओर प्रोट्रूड आउट हुए। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस लंबी सी प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो ये था एक्रोसोमल रिएक्शन इन केस ऑफ सी अर्चिन। हमने सी अर्चिन के केस में देखा, सैकोग्लोसिस के केस में देखा। अब एक बार हम बात करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन की। ये सिलेबस में दे रखा है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो फटाक से एक बार जल्दी से हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की ओर बात कर लेते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, इन केस ऑफ सी अर्चिन एक्रोसोमल रिएक्शन हमें पता है कैसे इनिशिएट हुई थी, कि जो कार्बोहाइड्रेट थे, कार्बोहाइड्रेट सल्फेट, उनकी वजह से इनिशिएट हुआ था। जब ये जो सल्फेट है, कार्बोहाइड्रेट सल्फेट कार्बोहाइड्रेट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट था, एग जेली के ऊपर प्रेजेंट था। ये किससे बाइंड हो रहा था, स्पर्म के रिसेप्टर से। इसका रिसेप्टर कहाँ है, स्पर्म के ऊपर है, स्पर्म के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था। तो जो ये रिसेप्टर है, ये स्पर्म के अंदर 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल है जो कि क्या करेगा, अलाउ करेगा कैल्शियम आयंस को स्पर्म के हेड में एंटर करने के लिए। फर्स्ट होगा। दूसरा क्या है, एक सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप है, एक्सचेंजर पंप है, जो कि क्या काम करता है, सोडियम आयन को स्पर्म के हेड के अंदर भेजेगा और H+ आयंस को बाहर की ओर भेजेगा। जैसे ये क्या है, स्पर्म का हेड है, तो स्पर्म के हेड के अंदर सोडियम को अंदर भेजेगा और H+ को क्या करेगा, बाहर भेजेगा। तीसरा क्या है, मैंने 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिवेटर बोले थे ना, तो थर्ड वाले में क्या होगा, एक फोस्फोलाइपेज एंजाइम होगा जो कि क्या करेगा,
एक सेकंड मैसेंजर बनाएगा। सेकंड मैसेंजर का क्या नाम है? IP3, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एक फोस्फोलिपिड है। ये क्या करवा सकता है? स्पर्म के हेड के अंदर कैल्शियम आयन को रिलीज करवा सकता है। इट इज एबल टू रिलीज कैल्शियम आयन इनसाइड द स्पर्म। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो है एग जेली के ऊपर कार्बोहाइड्रेट सल्फेट की जो प्रोटीन्स थी, कार्बोसल्फेट, वो स्पर्म, इसके रिसेप्टर स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट है, स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। और जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनके कांटेक्ट में आने की वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे स्पर्म के अंदर। पहला तो एक कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल है जो कि क्या करेगा? कैल्शियम आयंस को स्पर्म के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करेगा। दूसरा सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप है जो कि स्पर्म के हेड के अंदर बाहर से तो सोडियम अंदर डालेगा और अंदर से H+ आयंस को बाहर की ओर डालेगा। एक फोस्फोलाइपेज एंजाइम है जो कि क्या काम करता है? एक सेकेंड मैसेंजर को बनाएगा, IP3 को, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को। ये क्या है? एक फोस्फोलिपिड है। ये एबल है कैल्शियम आयन को रिलीज करने में। ये क्या काम करता है? ये करता है कि कैल्शियम आयंस को स्पर्म के हेड के अंदर ये क्या करेगा? रिलीज करवाएगा। फिर स्पर्म के हेड के अंदर क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, एलिवेटेड कैल्शियम लेवल हो जाएगा। बाहर के अगर हम बेसिक साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या करवाएगा? जो ये बढ़ा हुआ लेवल है, ये जो इंक्रीज्ड लेवल है कैल्शियम का, ये ट्रिगर करेगा। ये किसे ट्रिगर करेगा? ये ट्रिगर करेगा एक्रोसोम की मेम्ब्रेन को किससे फ्यूज करवाने में? जो जैसे ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन थी और ऊपर मैंने रेड कलर में बनाई थी स्पर्म की मेम्ब्रेन, तो जो एडजेसेंट स्पर्म की मेम्ब्रेन है उससे ये फ्यूज करवाने में कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? फ्यूज हो जाएं। जो एलिवेटेड कैल्शियम लेवल है वो रिलेटिव बेसिक साइटोप्लाज्म के अंदर वो ट्रिगर क्या करता है? फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद एडजेसेंट स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। फिर जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा उसके बाद क्या होगा कि जब फ्यूज़न होने के बाद इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ये एग जेली के थ्रू वाइटलाइन एनवेलप तक एक पाथ की फॉर्मेशन करेगा। तो ये था फर्स्ट फेज, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, जो एक्रोसोमल रिएक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने बताया था, वो क्या इन्वॉल्व करता है? एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट वाले फेज का सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ। ये जो सेकंड कंपोनेंट पढ़ा था हमने उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन की हम बात करते हैं। इस वाले में क्या होगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोट्रूजन है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोमुलर एक्टिन मॉलिक्यूल की वजह से बाहर निकलेगा। जैसे जो एक्टिन के मॉलिक्यूल, एक्टिन के मोनोमर हैं, उनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। पहले वो डाइमर बनेंगे, फिर वो पॉलीमर बनेंगे, माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन करेंगे और ये एक बाहर की ओर उभराव सा निकलेगा। ये एक एक्टिन फिलामेंट बना देंगे, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। जो कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्स हमने देखा था वो क्या ऐसे सोचा जाता है, ये एक प्रोटीन को, रो बी प्रोटीन होता है, ये एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है एक्रोसोमल रीजन के अंदर और मिडल पीस के अंदर। सी अर्चिन के स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन के अंदर और मिडल पीस के अंदर एक रो बी प्रोटीन है। उस प्रोटीन को ये क्या करेगा? कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स एक्टिवेट करेगा। ये रो बी क्या है? ये एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है, जो ये एक्टिन साइटोस्केलेटन है ना, इस एक्टिन साइटोस्केलेटन को ऑर्गेनाइज करने में इन मैनी टाइप ऑफ सेल, जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन टू एक्टिन माइक्रोफिलामेंट काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये था मेनली सिग्नल ट्रांसडक्शन। मेनली सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमें ये मेन 3
मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिवेशन याद रखने हैं। दूसरा वाला पार्ट तो सिंपल सा है, प्रोड्यूसन का है। उसमें दूसरे वाले कंपोनेंट में सिर्फ रो बी का नाम याद रखना, बाकी कि कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्स है वो रो बी को एक्टिवेट करवाएगा एक्रोसोमल रीजन में, एंड मिडल पीस रीजन ऑफ सी एच इन में ये एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जिसकी वजह से पोलीमराइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।